Good morning, children. Class 7, History, Chapter 2, New Kings and Kingdoms, नए राजा और उनके साम्राज्य. After the death of हर्षवर्धन in 700 AD, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, जो कि हुआ था 700 AD में, his empire broke up into several small states and kingdoms. उसका जो साम्राज्य था छोटे छोटे राज्यों में, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में और साम्राज्यों में बट गया. The states and the kingdoms were rarely at peace with one another. जो राज्य थे या साम्राज्य थे, ये एक दूसरे के साथ कभी कभार ही शांति से रहते थे. With each trying to conquer the others. हर कोई एक दूसरे को जीतने की कोशिश करता था. The kingdoms wanted to build a big empire. जो भी साम्राज्य था, वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना, मतलब साम्राज्य बनाना चाहता था. During this time, many warriors and chieftains came to power under the kings. इस समय में बहुत सारे योद्धा और जो मुखिया लोग थे, वो राजा के अंदर में शक्तिशाली बने. They were called सामंताज. इनको सामंत कहा जाता था और सबऑर्डिनेट्स या फिर अधीनस्थ कहा जाता था. At times, these subordinates became more powerful than the rulers and broke away from them to become independent rulers. और ऐसा भी समय आया जब ये जो अधीन लोग थे या सबऑर्डिनेट्स थे जो राजा के अंदर में थे, ये खुद भी काफी शक्तिशाली हो गए और इतने शक्तिशाली हो गए कि राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए. तो इन्होंने क्या किया कि राजा से अलग हो गए, अपने आप को आजाद कर लिया राजा से और अपना शासन चलाने लगे. In the course of time, parts of northern and western India were taken over by the Rajputs. और समय के साथ जो उत्तरी भारत है या पश्चिमी भारत है, यहाँ पे राजपूतों का शासन शुरू हो गया. राजपूतों ने इस पे कब्जा कर लिया. More important of the Rajput kingdoms were the Gurjar Pratiharas of Mandor. और इन राजपूत साम्राज्य में से कुछ है जो कि है गुर्जर प्रतिहारस, ये मंदोर के थे. द चौहान्स ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहान लोग थे. द पारामार्स ऑफ मालवा, मालवा के परमार लोग. एंड द चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के चंदेला लोग, चंदेला जो राजपूत थे वो. ओवर द रेस्ट ऑफ इंडिया अदर पावरफुल डायनेस्टीज रूल्ड. और बाकी भारत पे, जो शेष भारत था, उस पे दूसरे राजवंशों ने शासन किया. ऑन द ईस्टर्न साइड वेयर द पालाज, पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाला लोग शासन कर रहे थे. हु हेल्ड स्वे इन बंगाल, जो कि बंगाल जो कि उनके अंदर में था. इन द डेक्कन रीजन द राष्ट्रकूताज एंड द चालुक्याज एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम. और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूता ने और चालुक्याज ने अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया. While the Pandyas and Cholas and Cheras ruled over South India. और जो एक्सट्रीम साउथ है, वहां पे पांड्यास और चोला और चेरा का शासन चल रहा था. The tripartite struggle. The center of all political developments in northern India during the period of King Harshvardhan was Kannauj, since it was accessible by the river Ganga and Yamuna. जिस समय राजा हर्षवर्धन का शासन था भारत पे, उस समय जो कन्नौज था वो केंद्र था पूरे देश का, पूरे शासन का केंद्र था कन्नौज, क्योंकि कन्नौज तक पहुंचा जा सकता था गंगा नदी और यमुना नदी के द्वारा. इट्स लोकेशन एनेबल्ड इजी ट्रेड रिलेशंस. और इसका जो स्थिति थी, जिस जगह पे था, वहां से व्यापार करना काफी आसान था, व्यापारिक रिश्ते बनाना आसान था. There was a long battle between the Gurjars, the Rashtrakutas and the Palas to control the Ganga Valley in general and Kannauj in particular.
तो इस क्षेत्र को पाने के लिए, जब हर्षवर्धन मर गया तो इस क्षेत्र को पाने के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र था काफी उपजाऊ क्षेत्र था और ये केंद्र था, तो इसको पाने के लिए गुर्जर और राष्ट्रकूटा और पालास, ये तीनों में लड़ाई होने लगी ताकि गंगा नदी घाटी का पे कब्जा किया जा सके, ये सामान्य रूप से, और खासकर कन्नौज पे कब्जा किया जा सके। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बाय द हिस्टोरियंस, और इसी युद्ध को या इसी संघर्ष को ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहाराज अब है कि गुर्जर और प्रतिहाराज के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस गुर्जर्स केम टू इंडिया विद द हुन्स। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि गुर्जर जो है भारत में हूण लोगों के साथ आए थे, ये मतलब बाहर से आए थे। ये वार लाइक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये लड़ाई लड़ने में योद्धा होते या युद्ध करने में माहिर होते थे। एट द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी एडी, 5वीं शताब्दी के अंत तक ये हुणों के साथ, गुर्जर जो है हुणों के साथ भारत में आए। दे एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स इन पंजाब, इन्होंने पंजाब में अपना शासन स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया, एंड साउदर्न राजस्थान, और राजस्थान जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ह्यून सैंग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी एडी, ह्यून सैंग जो चाइनीज ट्रेवलर था वो 7वीं शताब्दी में भारत आया। बाय दिस टाइम दे वेर कंसिडर्ड क्षत्रियाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इस समय तक क्या था कि ये गुर्जर जो थे ये भारत के क्षत्रिय बन गए थे। द प्रतिहाराज वेर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वेरियस गुर्जर क्लैंस, और इसी में से प्रतिहाराज जो थे ये गुर्जर जो समाज था उस ये गुर्जर लोग थे उनमें सबसे शक्तिशाली बन गया था। दे एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर नोन एज गुर्जर प्रतिहाराज, और उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया जो कि गुर्जर प्रतिहाराज के नाम से जाना गया। द चाहमनाज और चौहान्स, चाहमनाज वेर लेटर नोन एज द चौहान, चाहमनाज जो थे उनको बाद में चौहान के नाम से जाना गया। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई गवका इन 8th सेंचुरी एडी, और इस वंश को गवका के नाम से जाना गया 8वीं शताब्दी में। चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन्स अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, और चौहानों ने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पे शासन किया। In fact, Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of the Chahamanas, और माना जाए तो चौहान के अंदर में ये दिल्ली और अजमेर दो प्रमुख शहर थे जो कि चौहानों के अंदर में थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1168 से लेकर 1152 तक was the greatest ruler of this dynasty, ये इस राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। He ascended the throne of Ajmer at the age of 14, उन्होंने अजमेर में सिंहासन प्राप्त किया 14 साल की उम्र में। He made many conquest, उन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। He conquered many small states of राजस्थान and बुंदेलखंड, उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे राज्य जो कि राजस्थान और बुंदेलखंड के थे उनको जीते। The achievements and exploits of Prithviraj have been described by his court poet चंद्रबरदाई in his famous book, और ये जो पृथ्वीराज चौहान का जो कृत था या उनका जो
उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी या उन्होंने जीती या उनकी वैभव वगैरह जो था उसका वर्णन जो उनके राज्य कवि थे, उनके राज दरबार में कवि थे चंद्रबरदाई, उनकी मशहूर किताब के अंदर में वर्णन है उसका, पृथ्वीराज रासो, और उस किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। In 1191, he defeated an Afghan ruler, सुल्तान मोहम्मद गौरी, in the first battle of तराइन। और उन्होंने 1991 में अफगान का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, उसको तराइन की पहली लड़ाई में हराया। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 he lost to him। और तराई की जब दूसरी लड़ाई लड़ी गई जो कि 1192 में लड़ी गई थी, उसमें वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए मोहम्मद गौरी से। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और पृथ्वीराज चौहान का जो पराजय था, यहीं से नींव पड़ी भारत के अंदर में मुस्लिम शासन का। द सिसोदियाज वर द रूलर ऑफ मेवाड़। सिसोदिया लोग जो थे मेवाड़ के शासक थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ द राजपूत। और ये राजपूतों का काफी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चित्तौड़ वॉज द कैपिटल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड चित्तौड़ एंड कैप्चर्ड द फोर्ट। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ के किले को कब्जा कर लिया। But another Rajput chief recovered Chittor from his hands and established the rule of Sisodia। फिर दूसरे राजा ने चित्तौड़ को फिर से अपने कब्जे में लिया और यहाँ पे सिसोदिया लोगों का शासन स्थापित किया। महाराणा प्रताप वॉज द मोस्ट पावरफुल। महाराणा प्रताप जो थे काफी शक्तिशाली और फेमस रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के मशहूर या प्रसिद्ध शासक थे। द टर्किश इन्वेजन। द तुर्क्स बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ये मध्य एशिया, तुर्क मध्य एशिया से बिलोंग करते थे, मध्य एशिया के थे। दे इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th century। इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया 10वीं शताब्दी के अंत में। They came to India through passes in the mountains of northwest। ये भारत में जो पर्वतों के दर्रे होते थे उनके थ्रू ये यहाँ पे आए। One of the most powerful and outstanding Turkish ruler was मोहम्मद गजनी। और तुर्कों के राजाओं में जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली था वो था मोहम्मद गजनी। He was an ambitious person and wanted to establish a powerful empire in Central Asia। वह काफी महत्वाकांक्षी इंसान था और चाहता था कि वो पूरे मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना करे। He had heard of the immense wealth of the Indian temples। उसने भारत के मंदिरों में जो अकूत संपदा खजाना था उसके बारे में सुना हुआ था। He invaded India 17 times। उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। He in 1001 AD he attacked Pemzali and defeated its ruler Jaipal। और उसने 1001 ईस्वी में अटैक किया पेमजली पे और यहाँ के राजा जो जयपाल थे उनको परास्त कर दिया। गजनी प्लंडर्ड द फेमस नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स एट मथुरा एंड कन्नौज। और गजनी ने मथुरा और कन्नौज के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनको ध्वस्त कर दिया। He plundered the famous सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात इन 1025 AD। उसने सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था उसको भी ध्वस्त किया 1025 AD में। एंड टुक अवे इमेंस वेल्थ, ज्वेलरी एंड प्रेशियस स्टोन्स। और वो अपने साथ बहुत सारा धन संपदा लेके गया, जवाहरात लेके गए और कीमती पत्थर लेकर गया। द टेम्पल वॉज रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1946।
ये ध्वस्त मंदिर जो था, जब भारत आजाद हुआ तो इसको फिर से बनाया गया, सोमनाथ के मंदिर को फिर से बनाया गया। एंड वुड वर्क मोहम्मद गौरी, Sahabuddin Muhammad Ghori was the ruler of a small kingdom in Afghanistan and was a general under the Ghoris dynasty. सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था, ये छोटा सा रियासत, ये राज्य का या साम्राज्य का शासक था जो कि अफगानिस्तान में था, और ये जो था गौरी के वंश का जनरल था। He invaded India not only to plunder the wealth of India but also to establish Muslim rule in India. इसने आक्रमण किया भारत पे ताकि यहाँ का धन संपदा भी ले ले और साथ में क्या करे, यहाँ पे मुस्लिम शासन स्थापित करे। पृथ्वीराज चौहान was contemporary to गौरी, और इसी गौरी के समकालीन जो थे पृथ्वीराज चौहान थे। In 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन की पहली लड़ाई में हराया था। इन दिस बैटल गौरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटलफील्ड, और इस लड़ाई में गौरी काफी घायल हो गया था और उसको वहां लड़ाई के क्षेत्र से भागना पड़ा था। विथ ब्लीडिंग वुंड्स, घायल था और काफी खून बह रहा था, तो उसी हाल में उसको जख्मी हालत में भागना पड़ा था। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, लेकिन वैसे उसके दूसरे साल ही 1192 में ही डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। उसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया। पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। पृथ्वीराज को कब्जा बंदी बना लिया गया और उन्हें फिर लास्ट में मार दिया गया। This defeat is regarded as turning point in Indian history because it resulted in the foundation of Muslim rule in India. ये पराजय जो था, ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हुआ। इन द ईयर 1206 मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड। 1206 में मोहम्मद गौरी को मार दिया गया। His territory in northern India was left in control of his जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब मोहम्मद गौरी मर गया तो जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था वो इसके जो जनरल थे सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके अंदर में चला गया। इकोनॉमी, द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर। उस समय भी लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो खेती ही था। द पीपल एडॉप्टेड डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के लिए बहुत अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल किया जाता था। देयर वेर आर्टिसंस हु आल्सो मेड टेक्सटाइल्स ऑफ सिल्क, कॉटन एंड वूल। बहुत सारे कपड़ा बनाने वाले लोग थे जो कि रेशम, सूती और ऊनी कपड़े बनाते थे। दे वेर ऑल्सो एक्सपर्ट इन मेटल एंड वुड वर्क्स, और वे लोग लकड़ी के और धातु के सामान बनाने में भी काफी दक्ष थे। दे प्रोड्यूस्ड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लार्ज वैरायटीज। वो बहुत अच्छे सामान बनाते थे और बहुत अलग अलग विभिन्नताओं के साथ बनाते थे। इंडिया एस्टैब्लिश्ड ट्रेड लिंक्स विथ मैनी कंट्रीज इन वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। और भारत ने अलग अलग देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते स्थापित किए, जिसमें से कि पश्चिमी देश थे और साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे। दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स, उन्होंने कपड़े भेजे, कपड़े निर्यात किए। मेटल, धातु निर्यात किए। एंड वुड वर्क्स एंड स्पाइसेस, लकड़ी के वस्तु भेजते थे और मसाले बेचते थे। दे इम्पोर्टेड हाई ब्रीड हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। और ये लोग जो थे, भारत के लोग, अरब से जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे इनको आयात करते थे, मंगवाते थे। नाउ रिलीजन, पीपल वेयर फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजन। उस समय में
लोग जो थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड शक्ति वेर वर्शिप। भगवान शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना की जाती थी। पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर्शिप बुद्धा एज गॉड। पूर्वी भारत के जो लोग थे वो बुद्ध भगवान को मानते थे, बुद्ध को भगवान मानते थे। द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। दक्षिण भारत से भक्ति काल का भक्ति काल का शुरुआत हुआ और ये धीरे धीरे उत्तरी भारत में फैल गया। द सेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। संतों ने प्रेम का संदेश दिया, ब्रदरहुड भाईचारे का संदेश दिया एंड डिवोशन टू गॉड, और भगवान के ऊपर समर्पण का संदेश दिया। Now case study. The Cholas. The Cholas were probably the most ancient ruling dynasty of South India. चोला जो थे वो दक्षिण भारत के सबसे पुराना राजवंश था। तंजौर was their capital. उनका जो राजधानी थी वो तंजौर थी। The mentions of the Chola kings are found in the edicts of Ashoka and the travel accounts of Megasthenes. इनके बारे में, चोला के बारे में अशोका के जो लिखे हुए प्रमाण हैं उनमें उनसे पता चलता है, या फिर जो मेगास्थनीज था, जो यात्री था, उसने जो अपने वर्णन, अपना जो किताब लिखा है या वर्णन किया है, उसमें चोला वंश के बारे में पता चलता है। ड्यूरिंग द 11th century, 11वीं शताब्दी के दौरान, दे हैड द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम्स इन दी साउथ। 11वीं शताब्दी के दौरान चोला लोगों का दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। द चोला किंग्स वेर द रूलर ऑफ तमिलनाडु। चोला राजा जो थे ये तमिलनाडु के शासक थे। ग्रेजुअली दे इंक्रीज देयर पावर। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई एंड एक्सपेंडेड देयर रूल इन आंध्र प्रदेश, और उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी अपना फैलाव किया। पार्ट्स ऑफ कलिंगा, जो कि आज मॉडर्न ओडिशा है, तो कलिंग में भी अपने राज्य फैलाया। कुर्ग, कर्नाटका एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। कुर्ग में भी उन्होंने अपना फैलाया, कर्नाटका में भी फैलाया, और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था वहां भी अपना शासन फैलाया। विजालिया वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला राजवंश का स्थापना विजालिया ने किया था। He was a chieftain of the Pallavas and in about 850 AD he broke away from them. वो जो विजालिया था वो पल्लवा राजवंश में मुखिया था, लेकिन बाद में वो काफी शक्तिशाली हो गया और उनसे पल्लवा से अलग हो गया। ये हुआ था करीब 850 AD के आसपास। He conquered तंजावुर। उसने तंजावुर को जीता, जिसको तंजौर भी बाद में जिसको तंजौर बोला जाता है। एंड एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल देयर, और उसने अपनी राजधानी तंजौर में बनाई। विजालिया डिफीटेड पांड्यास एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मदुरई कोंदवन। उसने विजय ने पांड्यास को हराया और एक उपाधि धारण की जिसका नाम था, जिसको बोला जाता था मदुरई कोंदवन, मदुरई कोंदवन, विच मीन्स द कंकरर ऑफ मदुरई, जिसको बोला जाता है कि मदुरई को जीतने वाला। बट हिज सन आदित्य 875 AD to 907 AD was the real architect of the चोला डायनेस्टी। लेकिन उनका जो पुत्र था आदित्य, वह सही मायने में असली आर्किटेक्ट था चोला डायनेस्टी को बनाने में। Two important Chola kings were राजा राजा वन एंड हिज सन राजेंद्र वन। और चोला राजवंश के दो प्रमुख राजा थे, जो कि राजा राजा वन थे और उनके बेटे राजेंद्र वन थे। राजा राजा वन के बारे में देखते हैं। उनका पीरियड था 985 AD से लेके 1014 AD तक। राजा चोला वॉज अ फेमस चोला किंग। राजा राजा जो थे ये बहुत ही प्रसिद्ध चोला राजवंश के राजा थे। He followed the policy of war and conquer. इन्होंने एक नीति अपनाई हुई थी कि लड़ाई लड़ो और जीतो।
ही डिफीटेड द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, वेंगी के चालुक्यास को जो कि पूर्वी क्षेत्र में थे उनको हराया। द पांड्यास, पांड्यास को इन्होंने हराया। द गंगास ऑफ कलिंगा, कलिंग साम्राज्य के जो गंगास थे उनको हराया। एंड द चेराज ऑफ केरला, और केरला के जो चेरा राजवंश था उसको हराया। एंड कैप्चर्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द डेक्कन, और इन्होंने दक्षिण भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उस पे कब्जा कर लिया। एंड इवन पार्ट्स ऑफ सिलोन, और सिलोन का भी कुछ भाग जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था। सिलोन मतलब श्रीलंका। Raja Raja is known for introducing two important features of Chola administration. राजा राजा को जाना जाता है कि उन्होंने दो मुख्य विशेषताएं डाली थी अपने प्रशासन में। जो चोला प्रशासन था उसमें दो मुख्य विशेषताएं थी। द नेवी, तो पहला था कि नेवी था, मतलब पानी के जहाज लड़ाई के लिए। एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और एक लोकल खुद से एक सरकार जो रहे वो जो प्रशासन का देख रेख करे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ए पावरफुल चोला नेवी, उसने एक बहुत ही शक्तिशाली नेवी बनाई थी, पानी की सेना बनाई थी, जल सेना बनाई थी। इन एन AD 1005 while he was still the ruler, he appointed his son राजेंद्र चोला as his successor. जब 1005 में वो शासन में थे फिर भी उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र चोला को अपना वारिस घोषित कर दिया। अब आता है राजेंद्र चोला का। तो राजेंद्र चोला का जो शासनकाल था वो था 1014 AD से लेके 1044 AD तक, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। तो राजेंद्र चोला जो है वो सक्सेसफुल इन टेकिंग चोला पावर टू ग्रेटर हाइट्स, और ये सफल हुए, राजेंद्र चोला सफल हुए चोला राजवंश को या चोला साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में। ही कैप्चर्ड वेंगी, उन्होंने वेंगी को कब्जा किया। सेंट ए नेवल फ्लीट इनटू द बे ऑफ बंगाल, उन्होंने बंगाल की खाड़ी में एक जल सेना भेजी। एंड टुक ओवर पार्ट्स ऑफ सुमात्रा, और सुमात्रा का कुछ हिस्सा इन्होंने ले लिया। मलाया को कैप्चर किया। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। He further undertook an expedition to North India, और धीरे धीरे फिर ये उत्तरी भारत की तरफ बढ़ने लगे अराउंड 1023 AD, और ये 1023 AD के आसपास ये उत्तरी भारत की तरफ बढ़ने लगे। डिफीटेड महिपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी, पाला राजवंश के जो महिपाल थे उनको हराया। एंड अनेक्स्ड बिहार, और बिहार पे कब्जा किया। उड़ीसा एंड बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल पे भी कब्जा किया। As a mark of his victory, he is said to have carried water from Ganga to his new capital. और विजय के प्रतीक के रूप में इन्होंने गंगा का पानी अपने राजधानी लेकर गए। ये कहा जाता है कि ये इन्होंने गंगा का पानी अपने राज ले गए। गंगाईकोंड चोलापुरम, गंगाईकोंड चोलापुरम, राजेंद्र चोला also assumed the title of गंगाईकोंडन चोला। और जो भी राजा जीतता था तो वो एक उपाधि ग्रहण करता था। तो जब उन्होंने उत्तरी भारत के राज्य अपने कब्जे में लिए और फिर जब गंगा का पानी अपने राज्य में लेकर गए तो उनको एक उपाधि दी गई जो था गंगाईकोंड चोलापुरम। ये उपाधि उनको मिली और इसका अर्थ होता था हिंदी मतलब होता था उत्तरी भाषा में कंकेरर ऑफ गंगा, गंगा को जीतने वाला। राजेंद्र चोला डिफीटेड द श्रीविजय किंगडम, राजेंद्र चोला ने श्रीविजय साम्राज्य को भी हराया। द प्रेजेंट डे आइलैंड ऑफ सुमात्रा, जो कि सुमात्रा आज के समय में सुमात्रा का द्वीप है। दिस मेड द रूलर्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न इंडिया आइलैंड किंगडम्स कीन टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद हिम,
और इस वजह से क्या हुआ कि साउथ ईस्टर्न जो आइलैंड को जीतने की वजह से उस क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने राजेंद्र चोला के साथ अच्छी मित्रवत रिश्ता स्थापित किया। It is said that King Suryavarman I of Cambodia sent a chariot as a present to राजेंद्र चोला। ये कहा जाता है कि जो कंबोडिया के राजा थे उस समय सूर्यवर्मन प्रथम, उन्होंने एक रथ भेजा था राजेंद्र चोला के लिए। Decline of the Chola Empire. The Chola Empire declined after 1122 AD. 1122 के बाद चोला एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया। The Chalukyan ruler विक्रमादित्य recaptured Vengi from the Cholas. जो चालुक्य साम्राज्य के जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने फिर से वेंगी को चोला राजवंश से छीन लिया। The Pandya and the Hoysalas also became stronger. धीरे-धीरे पांड्या और होयसाला भी काफी शक्तिशाली होते चले गए। And by the end of 13th century, the Cholas became weaker. और 13वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते चोला लोग जो थे वो काफी कमजोर हो गए। Finally, it became a part of the Great Vijayanagar Kingdom. और धीरे बाद में फिर ये विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया।